और साहित्य आज तक के अब उस पड़ाव पर आप पहुंचे हम जहां पर आपके लिए होने वाली है सुरों की बारिश, क्योंकि सुरों के सरताज जावेद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई साहित्य आज तक पर। वैसे तो आप नवंबर में दिल्ली में आकर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहे हैं, लेकिन देखिए सामाजिक दूरी तो है ही, लेकिन कोरोना संक्रमण ने बांट दिया है हम सबको, लेकिन तकनीक के जरिए एक बार फिर हम आमने सामने हैं। कैसे हैं आप? डेफिनेटली मैं थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है अपने अपने आप सभी लोगों से मिलकर, आपसे गुफ्तगू कर कर। और भले हम कितने भी दूर हो गए हो या कितना भी संक्रमण की वजह से कितनी भी दूरियां बढ़ गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की बदौलत, और हम लोग फिजिकली शायद इतना करीब ना हो, लेकिन दिल से तो हम मिले हुए। लॉकडाउन का टाइम अभी तक का आपके लिए कैसा रहा? क्या कह रहे हैं आप? लॉकडाउन का जो ये समय बीता है, ये समय आपके लिए कैसा रहा? लॉकडाउन का समय बहुत तीखा भी रहा, मीठा भी रहा और खट्टा भी रहा। सभी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि क्या है कि इतना दिन कभी ज़िंदगी में अपने घर पर बैठे नहीं हैं, इतने दिन कभी घर पे रहे नहीं हैं। लेकिन पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो ये है कि फैमिली को बहुत सारा टाइम स्पेंड करने का फैमिली के साथ में मौका मिला। साथ ही साथ ये भी बात है कि कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी काफ़ी मिलती रही कि ना जो थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके जाती रही, लेकिन हम लोग ना उसमें से पॉजिटिव एक धागा ढूंढ के और फिर आगे बढ़ते रहे बस। और बहुत घर में क्या है ना, बहुत बिजी रहते हैं। लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं। घर में साफ सफाई से लेकर किचन तक मेरी वाइफ के साथ में मैं उनका हाथ बटाता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। प्लस अगर तो म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस इतना बिजी रहते हैं कि ना कभी कभी तो प्रैक्टिस करने का भी वक्त नहीं मिलता, मैं इतना बिजी रहता हूँ। प्लस क्या होता है कि अपने फैंस के साथ में कभी ना कभी, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी आप स्काइप के थ्रू, कभी आप जूम के थ्रू इतना बिजी रहते हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ इंटरव्यू रहता है, तो उसमें हम बिजी रहते हैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करने। तो ओवरऑल ये है कि बहुत ये वक्त जो गुजर रहा है बहुत भारी है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। जी जावेद जी, रमज़ान का समय है, ईद आने वाली है। सबसे पहले तो आपको उसकी भी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को। लेकिन देखिए, मुझे तो एज ए न्यूज़ एंकर मुझे वो तस्वीरें इस वक्त याद आ रही हैं जब ईद की पहली नमाज अदा की जाती थी, तो कैसे लंबी आपको एक भीड़ कतार में लोग नमाज अदा करते हुए दिखाई देते थे, और कितनी खूबसूरत तस्वीरों के साथ हमारे सुबह के बुलेटिन्स खुला करते थे जब वहाँ पर इबादत के वक्त की वो तस्वीरें आती थी और खूब सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना वायरस के वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कैसे आप ईद मनाने वाले हैं? ईद की नमाज मोस्टली, जैसा हमारा गवर्नमेंट का जो भी हमारी जो सरकार है उसका जो भी फैसला होगा उसका हम ना उसका हम पालन करेंगे, उसका हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आया नहीं। मोस्टली तो ना हम लोग घरों पर ही नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि ना ईद में भी ईद की नमाजें बहुत होती हैं, और ईद में भी हम लोग घर पे नमाजें करते हैं। जैसे तरावी की नमाज होती है, 5 वक्त के साथ साथ नमाज तरावी भी पढ़ते हैं, तो तरावी भी हम घर पे पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है जुमे की नमाज भी हम घर पे पढ़ रहे हैं, तो ईद की भी नमाज हम घर पे ही मोस्टली सुनने में आया है कि आप घर पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका पालन करेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि ईद के वक्त की जो तैयारियां हैं वो इस बार बहुत मिस किया मैंने क्या, हर उस इंसान ने मिस किया होगा जो ईद मनाता है या फिर ईद के त्यौहार को बहुत उम्मीद के साथ या फिर बहुत तावलेपन के साथ में देखता है। तो बाज़ारों में जाना, नमाज़ें पढ़ने मस्जिदों में जाना, और ईद के कुछ दिन पहले से ही ईद की तैयारियां, ये सोचना कि ओ माय गॉड क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे 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 होगा, या ईद के बाद में हम घूमने कहाँ जाएंगे, या फिर ईद के बाद में जैसे कहते हैं ना टर्म मनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच ये है कि ना ये वक्त भी गुजर जाएगा और अगले साल इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी ईद मनाएंगे और
इस बार हमने नहीं मनाई, ईद की वो सारी चीजें नहीं एंजॉय की जो कि हम किया करते थे, तो क्या हुआ, अगले साल फिर हम दोबारा से ईद की खुशियां मनाएंगे। देखिए जावेद जी, आप जब इन उम्मीदों की बात कर रहे हैं तो सच में इंतज़ार उसी वक्त का है, लेकिन ईद का जिक्र हो आया तो मुझे तो इस वक्त वो दुआ याद आ रही है जिसमें ये पंक्तियां हैं कि दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दे मौला। और वक्त भी वैसा ही है। देखिए इस वक्त हर व्यक्ति इस इंतज़ार में है कि पूरी दुनिया के माथे पर जो इस वक्त दरारें हैं कोरोना वायरस की वजह से जो आई हैं, उनकी मरम्मत जो है कोई ईश्वरीय शक्ति अब जल्द से जल्द करे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, कोरोना का इलाज पूरी दुनिया ढूंढ रही है, पूरी दुनिया इस चक्कर में है कि ना कोरोना का जल्द से जल्द इलाज मिले। लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि हम इंसानों के दिमागों में भी, हम इंसानों को भी जो ये शक्ति मिलेगी कि ये दवाई है या ये इलाज है, वो अल्लाह ही देगा, वो उसकी तरफ से ही आएगी। और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो माथे पे दरारें हैं या हमारे माथे पे जो सलवटें हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मिटा दें। आप गुनगुना भी दीजिए। ओके। सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, मोरा पिया घर आया, 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 मोरा पिया घर आया,
मोरा पिया घर आया, मोरा पिया घर आया, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे वाह, क्या बात, बहुत खूब जावेद जी। और देखिए यही सुरों की ताकत है कि इतनी डिस्टेंस से भी एक जगह पर आप हैं, एक जगह पर हम हैं, लेकिन उसके बावजूद सुर जो हैं वो किस तरह से आपको बांधते हैं, ये उसकी ताकत है। और इतनी पॉजिटिविटी अपने आप में ये गीत समेटे हुए प्रसून जोशी का लिखा हुआ है। प्रसून जोशी जी खुद आज ई साहित्य आज तक के मंच पर हमारे साथ जुड़े थे। जी। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी जावेद जी, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि जैसे आप रियलिटी शोज़ में जज बनकर आ रहे हैं और आप खुद जो नया टैलेंट है उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, लेकिन खुद आप भी उस्ताद गुलाम अली की खोज हैं। गुरु शिष्य परंपरा आपके जीवन में तो वहाँ से शुरू हुई। तो गुलाम अली साहब के साथ का कोई किस्सा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहें। देखिए, गुलाम अली खान साहब का मैंने गाना ही शुरू उनकी गज़लें सुन के किया। आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ गुलाम अली खान साहब। हमारे घर में ना उनको बहुत सुना जाता था, मैं बहुत छोटा था, और कुछ एक कशिश थी उनके गाने में जो मेरे दिल को घर कर गई, और मैंने गाना शुरू किया उनकी गज़लें सुनकर। ऐसे ही मैं गुनगुनाता रहता था, तो एक बार मेरी मॉम ने मेरे डैडी को सुनवाया कि देखो ये कुछ अच्छा गाता है। तो मैं मेरे डैडी से बड़ा डरता था और उनके सामने कभी है ना गुनगुनाता गाता भी नहीं था, लेकिन ऐसे एक बार हिम्मत करके ना एक उन्होंने कहा चलो कुछ सुनाओ। तो मैंने कुछ गज़ल सुना दी उनकी, गुलाम अली खान साहब की। तो उन्होंने कहा यार इसके अंदर तो कुछ बात है। तो उन्होंने सोचा फिर है ना इसको कुछ ट्रेनिंग दिलाई जाए। तो सबसे पहले मेरे डैडी ने उनको बेसिक मुझे ट्रेनिंग दी म्यूज़िक की, और उसके बाद में मुझे कई लोगों से ना संगीत की तालीम दिलाई, और मैंने काफ़ी लोगों से सीखा, और सीख के फिर मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत मिलने की तमन्ना थी गुलाम अली खान साहब से। तो दिल्ली में वो हमारे एक कॉमन एक जानने वाले थे, अशोक खन्ना जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनके घर पे आया करते थे गुलाम अली खान साहब, वहीं ठहरा करते थे। तो एक बार मेरे डैड ने कहीं से एक कुछ उनका एड्रेस निकाला और वहाँ जाके उनको मिले, और उन्होंने कहा मेरा बेटा उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, उनको मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो लड़का एक रियलिटी शो में वो आया था, मैं छोटे एक रियलिटी शो में गया था, वहाँ फर्स्ट आया था। तो उन्होंने कहा वो तो लड़का बड़ा अच्छा गाता है और उस लड़के को यहाँ ले आइए। और मेरे डैड ना मुझे अशोक खन्ना जी के यहाँ लेके गए, और उन्होंने कहा कि गुलाम अली जी से मिलना चाहते हो आप, वो तो यहीं ठहरे हुए हैं, शाम को अभी आने वाले हुए हैं। तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा जैसे मुझे दुनिया पता नहीं क्या मिल गया। और उसके बाद में इंतज़ार करते रहे। शाम को जब उनकी एंट्री हुई और जब वो आए अपने रूम में, अपने घर में, तो मैं उनको देखता रह गया और ऐसे सोचने लगा मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और इस तरह से उनसे मैं वहाँ मिला और उनको अपना गाना सुनाया, और गाना सुनाने के बाद में उन्होंने मेरे डैड ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे आपका शागिर्द बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, ये यहाँ रहता है, कैसे सीखेंगे? कहा कि नहीं आप है ना, मेरे डैड ने कहा कि नहीं आप उसको गंडा बांध दीजिए, ये ऐसे ही आपको उस्ताद मान लेगा। और इस तरह से मेरा गंडा बांधा गया उनसे वहाँ पे, और फिर मैं उनका शागिर्द बना। फिर वो जब भी दिल्ली आते थे तो मैं उनके साथ में रहा करता था, और उन्हीं के साथ शोज़ में भी जाया करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके शो से पहले, उनके प्रोग्राम से पहले एक गज़ल मैं भी गा लिया करता था। तो ये उनके साथ में रहने का एक मुझे मौका मिला, और इस तरह से मैं उनसे बना। तो कौन सी वो गज़ल थी जो आपने अपने पिताजी को सुनाई, जिसके बाद उनको लगा कि हाँ बच्चा सही राह पर आगे बढ़ रहा है और संगीत इसकी राह आगे होनी चाहिए? ओके। चलिए, थोड़ा सा हमारा संपर्क जो है जावेद जी के साथ टूट गया है, लेकिन हम फिर से उनके पास चलेंगे, क्योंकि
आप देखिए टेक्नोलॉजी बेशक हम लोगों को जोड़ रही है, लेकिन इस तरह की दिक्कतें बीच में जब आती हैं तो वो कई बार थोड़ी परेशान भी हो जाती है। लेकिन बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है, जावेद अली फिर हमारे साथ होंगे। और सुरों को लेकर जो ये बात हो रही है ये अपने आप में इसलिए अहम क्योंकि निराशा का एक वक्त है, लेकिन उसमें भी आशा की किरण खोज लेना, यही साहित्य आज तक का मकसद भी है। और साहित्य अपने भीतर जितनी संभावनाएं समेटे हुए है, जितने विचार, जितने अनुभव, जितनी प्रेरणाएं उसमें हैं, हमारी भी कोशिश यही थी कि इस मंच के ज़रिए हम आप तक वो पहुंचाएं। और डिजिटल ज़माना है तो इसीलिए इस बार साहित्य आज तक को वेबसाइट के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तक हम ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। तो जब जावेद अली से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ये कहा कि कैसे उनके बचपन का ये किस्सा था जब गुलाम अली साहब से वो इतना इंस्पायर हुए कि उनका शागिर्द बनना ठान लिया और उनको सुनते सुनते गाना सीख लिया। और यही सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर जब मुलाकातें भी हुई तो हालांकि गुलाम अली साहब तो पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन शागिर्द फिर भी बन गए। और जब उनका दिल्ली आना हुआ करता था तो उस दौरान जावेद अली उनके साथ रहा करते थे। ये वो किस्से हैं जो अपने आप में किसी भी कलाकार के संघर्ष के दिनों से लेकर किस वजह से वो आगे बढ़ता चला गया और आज के दौर में जो उनका कद है, तो आप ये देखिए कि वो बुनियाद कहाँ तक जुड़ती है। तो आ गए हैं जावेद जी हमारे साथ फिर से। जावेद जी, उस गजल का जिक्र हो रहा था जो आपने पिताजी को सुनाई थी। जी हाँ जी, आई एम सो सॉरी, कोई एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। तो मैं वो गाता था बचपन में, तांगा वाले ने नैन कदो सुख नल सोण गए। तो वो मैं गा के सुनाऊं मैं आपको? जी जी। सहियों नी एक पुल मैं किती सहियों नी सहियों नी एक पुल मैं किती ते जेड़ा पंछी यार बनाया पावा चोरी खावे नाही मैं ते तन दा मास खवाया एक दिन उड़नी ऐसे उड़या उस परत न फेरा तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोड़ गए तांगा वाले नैन तांगा वाले नैन हाय तांगा वाले नैन वाले नैन वाले नैन हाय तांगा वाले नैन तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोड़ गए सुख साडे लुटे जिना फेरा कदों पोड़ गए तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोड़ गए परदेस गयो परदेसी होयो परदेस गयो परदेस गयो परदेसी होयो के तेरिया नित अतड़ा ते लौड़ा कमली करके छड़ गया माही बैठी कख गलियां दे रोना
तांगा वाले नैन कदों सुख नल सोण गे, सुख नल सोण गे, सुख नल सोण गे। बहुत खूब, बहुत खूब जावेद जी। उम्र कितनी थी जावेद जी आपकी जब आपने ये पिताजी को गाकर सुनाया था? मैं तकरीबन एक 11-12 साल का था। 11-12 साल की उम्र बहुत छोटा में था, ये गज़ल गा 10-11 देना, साल का। 10-11 साल की उम्र में ये गज़ल गा देना, म्यूज़िक का ऐसा टेस्ट अगर उस समय उस उम्र में आपके पास था, तो मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगी कि आपके पिताजी की जो विरासत है वो डीएनए में मतलब मौजूद है, जिस वजह से म्यूज़िक का ये टेस्ट और ये लेगेसी आप अपने साथ आगे लेकर बढ़े। जी जी जी, बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ मैं अल्लाह का कि ना उसने मुझे ये चीज़ बख्शी है, और है ना ये हर किसी को नहीं मिलती है। और बस मैं इसके लिए अपने डैड का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, बहुत ज़्यादा मुझे आगे बढ़ाया, और आज जो भी मैं कुछ हूँ अपने पेरेंट्स की बदौलत हूँ। जिस तरह से आपका संगीत का ये सफ़र आगे बढ़ा, जितना जी आपकी हरकतों का तो पूरा पूरा देश कायल है, संगीत प्रेमी उसको बेहद चाव से देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब आप बॉलीवुड की तरफ आगे बढ़े, और क्योंकि क्लासिकल में आपकी ट्रेनिंग हुई और बॉलीवुड में जिस तरह का संगीत चल रहा था, अपने पहले गाने तक पहुंचने के लिए किस तरह का स्ट्रगल आपको करना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि मैं फिल्म प्लेबैक सिंगर बनना ही नहीं चाहता था। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, मुझे क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरह की बात है। क्योंकि ये वो अलग दुनिया है एक, उसमें भी बहुत मुश्किल है, वो भी इतने आसान नहीं है। लेकिन प्लेबैक ये क्योंकि मेरा टेस्ट है ना इस तरफ था, थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक की तरफ था, और थोड़ा गज़लों की तरफ था, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक की तरफ था। तो मैं जब भी मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था कि कोई मुझसे पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं कहता था कि मैं एक गज़ल सिंगर बनना चाहता हूँ, गज़ल गायक बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो रूह है, मेरा जो टेस्ट है वो थोड़ा उस तरफ जाता है। लेकिन जब मैं मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद में मैंने, और प्लस क्या था ना कि हमारे थोड़े से घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं थे हम लोग, बहुत ही तकलीफ़ों में हम वक़्त गुज़ारते थे उस वक़्त। और मैं जब मुंबई आया तो मुंबई आने के बाद में मैं कहीं गा रहा था, और गाने के बाद वहाँ मुझे किसी ने सुना और कहा कि क्यों आप यहाँ दिल्ली में टाइम पास कर रहे हो, आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आया और मैं बहुत फ़िल्मी दुनिया देखी, तो मेरा दिल किया कि मैं एक फ़िल्म प्लेबैक सिंगर बनूँ। फ़िल्म प्लेबैक सिंगिंग में आपको क्या है, आपको शोहरत भी बहुत जल्दी मिलती है, पैसा भी मिलता है ऑफ़ कोर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा, मेरे डैड से पूछा, मैंने कहा पापा मैं ना गज़ल सिंगर नहीं बनूँगा, मैं प्लेबैक सिंगर बनूँगा। लेकिन क्योंकि वो ये अलग दुनिया, वो अलग दुनिया, तो मेरे डैड ने कहा बिल्कुल जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है तुम करो। अब तो जब मैं फ़िल्मों के गाने गाता था उस बार, जैसे स्टेज पे कभी गा रहा हूँ, तो मैं क्या करता था कि फ़िल्मों के गानों के अंदर भी ना कुछ हरकतें लेता था। तो उससे क्या होता था कि गाना खराब हो जाता है। आप सिंपल गाने के अंदर अगर हरकतें लेंगे या तान मुर्कियाँ मारेंगे, तो गाना खराब। तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मैं यहाँ धीरे-धीरे यहाँ पे मिला। कल्याण जी भाई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उनके यहाँ भी मैं काफ़ी गया, और फिर ऐसे माहौल मिला ना मुझे, तो फिर मुझे समझ आई कि वो अलग फ़ील्ड है, ये अलग फ़ील्ड है। तो फ़िल्मों के अंदर आपको फ़िल्मों के हिसाब से गाना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशंस ध्यान रखने होते हैं, कैरेक्टर को दिमाग में रख के गाना पड़ता है। तो फिर मैं प्लेबैक सिंगिंग की तरफ चला गया, और क्योंकि ये बहुत ही इसमें हर चीज़ बहुत जल्दी मिलती है, अगर आपके अंदर टैलेंट है। आपको पैसा भी जल्दी मिलता है, आपको ये भी फ़ेम भी मिलता है। तो मैंने फिर प्लेबैक सिंगिंग चुनी, और मैं प्लेबैक सिंगिंग की तरफ चलने लगा। लेकिन मेरा जो अभी तक टेस्ट है, वो थोड़ा क्लासी है, और मैं क्लासी चीज़ें ज़रा ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, वो तो आपको हम भी जब इतने समय में सुनते आ रहे हैं, तो जो सबसे साफ तौर पे जो चीज़ दिखाई देती है वो ये कि आपका जो टेस्ट है संगीत को लेकर वो बहुत अलग है, और उसके हिसाब से जो संगीत हम अभी इंडियन सिनेमा में देख रहे हैं, वो उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अभी उस लेवल पर नहीं हुए जिस लेवल की अभी आप बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका पहला गाना था, एक दिन तेरी राहों में, ये गाना आपके लिए कितना स्पेशल है?
मैं चाहूंगी इसकी कुछ 2-4 लाइंस आप हमारे लिए गुनगुनाएं। जी डेफिनेटली, ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हर सिंगर को एक सुपर हिट गाने की तलाश होती है, हर सिंगर को एक ऐसी गाने की तलाश होती है कि जो जिसमें वो रातों रात लोगों की नज़रों में आ जाए, लोगों के दिमागों पे छा जाए। तो ये गाना मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा गाना बन के आया कि फ़िल्म नहीं चली थी, लेकिन गाना ऐसा सुपर हिट हुआ कि लोग फ़िल्म यही गाने की वजह से देखने के लिए जाते हैं। लोग इस गाने की वजह से फ़िल्म को जानते हैं। जी, 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 जी। तो ये इतना बड़ा हिट हुआ कि उससे मुझे सब किसी को फ़ायदा हुआ ना हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। और ये गाना था प्रीतम दा ने जो दिया था गाना मुझे, अब्बास मस्तान जी की फ़िल्म थी और एक सोलो गाना था। इससे पहले मैंने बहुत सारे गाने गाए थे, कजरारे गाया था मैंने गाना, फिर बेटी नंबर 1 गाया था, हासिल गाया था, आँखें गाया था, लेकिन क्लिक नहीं हो पाए थे गाने। ये गाना क्लिक हो गया और यहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट। तो इस गाने को मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, ये गाना भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गाना एक वेस्टर्न नोट का गाना है। ये गाना, इस गाने में स्टाइल है गाने के अंदर, स्टाइलाइज सिंगिंग है। अगर हम इस गाने को ना एक क्लासिकल अंदाज में गाएंगे तो पूरा गाना बिगड़ जाएगा। तो ये सब मुझे सीखने को मिला यहाँ पे, फिर मैं सीखा लोगों से, वेस्टर्न सिंगिंग सीखी और फिर यहाँ इस तरह से मेरा एक स्टाइल डेवलप हुआ। तो ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, हो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। जाने ना तू चाहत मेरी कितनी बेताब है, ओ तू जाने ना तू चाहत मेरी कितनी बेताब है, ओ जो बरसों मेरी पलकों में था तू वही ख्वाब है। हर घड़ी तेरी यादों में, वादों में, इरादों में जाऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। वाओ, फैंटास्टिक। मैं स्पेसिफिकली आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे आपने अभी ये गीत गाया, जब एक आर्टिस्ट स्टेज पर गाता है और कहते हैं ना हम कि एक सुनने वाले को कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए या एक अच्छा संगीत चाहिए, लेकिन उतना ही एक आर्टिस्ट भी तभी पूरा हो पाता है जब उसके सामने वो ऑडियंस हो। मिस कर रहे हैं आप अपने स्टेज वाले ऑडियंस को? आई स्वेयर गॉड, मैं अभी है ना गाना गाने के बाद में जो रिएक्शन मिलते हैं ना हमको, जो लोग पागल होते रहते हैं हमारे गाने के ऊपर वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ मैं, वो बहुत मिस कर रहा हूँ। और मेरा दिल कर रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हों और उनके सामने ना मैं जिस कैफियत के साथ में या जिस पैशन के साथ में मैं परफॉर्म करता हूँ, बस वैसे परफॉर्म करना चाहिए।
अच्छा, कोई एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि जब ये लॉकडाउन का टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब ये जो अभी कोरोना इन्फेक्शन को लेकर सारी बातें होंगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगी, पहली चीज़ जो उसके बाद आप करने वाले हैं? सबसे पहले मैं मेरी मॉम से बहुत दिन से नहीं मिला। वो दिल्ली में है और मैं मुंबई में हूँ। सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा, मेरे भाइयों से अपने सबसे मिलूंगा। और अगर प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले एक ऐसा कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ जिसमें बेस्ट लाइटिंग्स, बेस्ट साउंड और बेस्ट म्यूजिशियन और ऑडियंस एकदम क्लासी हो। और मैं अपने 2 महीने की भड़ास निकालना चाहता हूँ स्टेज पर, जिसमें मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि ऐसा परफॉर्म मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, ऐसा मैं गाना चाहता हूँ। हम कहते हैं ना कि हर आर्टिस्ट अपने एक मास्टरपीस की तलाश में होता है कि जिस मास्टरपीस के साथ उसको पहचाना जाए। तो आप तो कह रहे हैं लॉकडाउन के बाद आप एक ऐसे परफॉर्मेंस के इंतज़ार में हैं, लेकिन अभी तक की जो आपकी म्यूज़िकल जर्नी रही है, अगर हम सिनेमा की बात करें, इंडियन सिनेमा में आपको कौन सा अपना वो गीत ऐसा लगता है जिसे आप अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं और आपको ये लगता है कि ये गाना आपको डिफाइन करता है? देखिए, एक बहुत सारे गाने हैं मेरे। आप अगर देखें तो क्लासिक गानों के साथ साथ मैंने टिंकू जिया करके गाना था एक, यमला पगला दीवाना में, वो भी गाना गाया मैंने। फिर अभी एक वरुण धवन के लिए गाना गाया मैंने, मैं तेरा हीरो, गलत बात, वो भी आपने सुना होगा, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना है, वो भी गाया मैंने। कजरारे भी गाया है, नगाड़ा नगाड़ा भी गाया है। और इस तरह के सारे गाने गाए हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कि उतना ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, या लोगों ने सुना है ऑफकोर्स, क्योंकि जब मैं कॉलेज इवेंट्स में ये गाना गाता हूँ, कॉलेज के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं जब उसमें मैं गाना गाता हूँ, तो मैं गाना नहीं गाता, ऑडियंस गाता, साथ मैं उनका साथ देता हूँ। वो गाना है आ जाओ मेरी तमन्ना। ये बहुत, मैं इंटरव्यूज में भी बहुत कम गाता हूँ ये गाना, पर ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। और ऑफकोर्स जश्न बहारा, जश्न बहारा मेरा बहुत फेवरेट है वो मैं आपसे जरूर सुनूंगी। वो तो कॉमन गाने हैं ना, क्योंकि वो गाने तो मैं गाता ही हूँ। अगर मेरा इंटरव्यू हो या फिर ना मेरा कोई भी टीवी शो हो तो वो हर शो में रहता है। लेकिन आ जाओ मेरी तमन्ना जो गाना है वो बहुत रेयरली गाना गाता हूँ। तो वो गाना भी मैं आपको सुनाऊंगा, जरा अजान हो जाए, अजान हो रही है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे गाने हैं कि जो उतने ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाए, जैसे ये साली जिंदगी के 4 गाने गाए थे मैंने। उसमें से कैसे कहें अलविदा, ये गाना बहुत मेरा फेवरेट है। और ऑफ कोर्स तुम तक गाना मेरा बहुत फेवरेट है, तुम तक फ्रॉम रांझणा, कुन फाया कुन और अर्जियां तो मैंने गा ही लिया। अच्छा, जब गुजारिश मेरा बहुत फेवरेट एक गाना सिंगर है। के तौर पर जो ऑफर्स जब आपके पास आते हैं कि हम इस गाने को आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एज ए सिंगर आप पहली चीज़ किसी गाने में क्या देखते हैं? उसके शब्द, लिरिक्स कैसे हैं, वो किस तरह की धुन में पिरोया जा रहा है गाना, या कैसे ये ओवरऑल जब ये एंड प्रोडक्ट बनकर आएगा तो ये कैसा दिखेगा? आप पहली नज़र में आप क्या देखते हैं किसी गाने में? मैं सबसे पहले गाने की जो धुन होती है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसके बाद में गाने के जो वर्ड्स हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि गाने के वर्ड्स की वजह से ही हम एक्सप्रेशंस उसमें दे सकते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाने के लिए। एक तो ट्यून याद होना, और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाने के वर्ड्स आपको फील देते हैं, गाने एक्सप्रेशंस देते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप उनको महसूस करेंगे वर्ड्स को, क्योंकि अच्छे वर्ड्स बहुत जरूरी है एक गाने के लिए। देखिए जितने भी गाने, जैसे प्रसून जी ने जितने भी गाने लिखे हैं, अर्जियां हो, गुजारिश हो, कोई सा भी गाना कमाल लिखे हैं। अभी हाल फिलहाल प्रसून जी में की ऐसा इसलिए कौन बात सा कर रहा हूँ क्योंकि प्रसून जी अभी आए थे जी, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा गीत आया जो आपको लगा हो कि काश ये गाना मैंने गाया होता, जो आपके दिल को छू गया हो, आपको बहुत पसंद आया हो? ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ना मुझे गाने चाहिए थे, लेकिन है ना वो समहाउ जिसने भी गाया बहुत अच्छे गाए, लेकिन है ना आपने सवाल किया इसलिए मैं इसका जवाब दे। ऐसे मैं कभी बोलता नहीं। नहीं, अच्छे काम, मुझे लगता है अच्छे काम को लेकर तो हमेशा इंसान के मन में वो फीलिंग होनी चाहिए कि काश ये हमें भी करने का मौका मिला होता। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन एनीवेज। गाने के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी जी। जैसे गाना आया था चन्ना मेरेया, वो गाना मैं, प्रीतम दा का कंपोजिशन है, प्रीतम दा ने अरिजीत ने गाया है वो गाना। लेकिन वो गाना
प्रीतम दा ने कहा था कि ये गाना मैं चाहता था कि तुम गाओ, और ये गाना जब मैंने सुना तो मुझे लगा था कि ये मेरे स्टाइल का गाना था। बहुत खूबसूरत और गाना है। उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बट ऐसे ही गाने अगर वो गाना अगर मुझे मिलता तो मैं भी अच्छा गाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता, लेकिन मैं अच्छा गाता। अच्छा, प्रीतम साहब के साथ आपने कई गाने किए हैं, अमित त्रिवेदी के साथ आपने कई कॉम्पोजिशंस जो हैं उनके आपने गाए हैं। जी, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स अमित त्रिवेदी करते हैं अपने गानों को लेकर, प्रीतम करते हैं अपने गानों को लेकर, एज अ सिंगर आप कैसे उसके साथ खुद को ढालते चले जाते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो म्यूजिक कंपोजर का टेस्ट जानता हूँ कि उसका क्या टेस्ट है और वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपोजर क्या चाहता है। उसका उसकी जो ख्वाहिश है अगर वो फुलफिल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आपने सारी बाजी मार ली। तो मेरे जो भी गाने होते हैं, मैं चाहे वो प्रीतम दा के हों या अमित त्रिवेदी के हों, वो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनकी चाहत जान लूँ कि ना वो क्या चाहते हैं। और जैसे इशक़ज़ादे एक गाना मैंने किया था अमित त्रिवेदी के साथ। इस गाने के लिए मुझे बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर स्क्रीन अवार्ड मिला था। बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है वो भी। और वो गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो उस गाना जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे बताया गया था कि आपको एक ऐसे कैरेक्टर के लिए गाना है कि जिस कैरेक्टर वो थोड़ा-सा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा ना भाई टाइप है वो थोड़ा-सा गुंडे टाइप का है और बदमिज़ाज है वो। तो वो आपको दिमाग में हबीब फैसल जी ने मुझे बताया था ये गाने के बारे में और इसकी सिचुएशन मुझे बताई थी। तो मैंने उसको वही फ़ील के साथ गाया, अगर आपने सुना है गाना इशक़ज़ादे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने फेवरेट गाने का ज़िक्र कर रहे थे, हेलो? तमन्ना। जी, जी, मैं सुन पा रही हूँ आ आपको। जाओ। जी। आ जाओ मेरी तमन्ना गाऊँ मैं? जी। थोड़ा ठहर, थोड़ा ठहर, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा, दिल कह रहा, दिल कह रहा, देना सज़ा, यूँ बेवजह मुझसे न जा भी भूल कर, शिकवा गिला सभी प्यार का, आ जाओ मेरी तमन्ना, बाहों में आओ, ये हो ना पाए जुदा हम, ऐसे मुझ में समाओ। और कॉलेजेस में आप टेस्ट में जब भी गाने गाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आपको इसका मिलता है। और आपने कहा कि कैसे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, आपका ऑडियंस वहाँ पर है, वो आपके साथ साथ इस गीत को गाते चले जाते हैं। जी, 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 डेफिनेटली। मैं इस गाने को कभी गाया नहीं पूरा, ऑडियंस गाती है। और मतलब मेरा जो भी गाने हैं वो मैं खुद नहीं गाता स्टेज पर, ऑडियंस ज़्यादा गाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वही चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोगों ने कॉन्सर्ट नहीं किए कोई, क्योंकि हमारी जो खुराक है वो ऑडियंस है। हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारी ऑडियंस से मिलती है, हमारे फैन्स से मिलती है। बस आपने जो सवाल किया था कि आप लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने फैन्स के लिए ऐसा परफॉर्मेंस लेकर आना चाहता हूँ कि जो मैंने आज तक कभी नहीं दिया। हम भी इतना उसके अच्छा। इंतज़ार में रहेंगे जावेद जी। इनफैक्ट देखिए, अभी जब आपसे बात हो रही थी तो मैं आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी देख रही थी और आपने अलग अलग मौक़ों पे कुछ तस्वीरें, आप क्या काम इन दिनों कर रहे हैं उसको शेयर किया। आपने अपने कई दोस्तों के साथ बात की, वो उस बातचीत के फ़ोटोज़ भी जो है उसमें दिखाई दे रहे थे कि कैसे आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं इन दिनों में। तो एक देश एक राग करके आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसको लेकर आप कोरोना वॉरियर्स को और लोग जो निराशा के भाव में डूबे हैं उससे बाहर निकल कर आएँ। ऐसी भी एक कोशिश आप सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मिलकर। क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं? हाँ, ये है ना, चैनल का नाम ले सकते हैं क्या हम? एक देश एक राग, इसके पीछे सोच क्या है? एक देश एक राग जो है वो एक
मतलब हमारा एक एक मुल्क है, एक राग, मतलब एक साथ मिलकर हम किसी भी सिचुएशन से को किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है एक देश। तो म्यूजिक में क्या है कि एक राग में कितने जितने भी सुर हैं वो सब सुर मिलकर एक खूबसूरत सा एक राग बनाते हैं, एक देश एक राग। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। ये जो हम है ना कल ये इवेंट टेलीकास्ट होगा एक चैनल पर। चैनल का नाम ले सकते हैं हम लोग? मैं इनफैक्ट हम जिस इस बातचीत को आगे भी बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पर अभी लड़ रहे हैं, आप खुद महाराष्ट्र में, मुंबई में देखिए कितना ज़्यादा प्रभाव है। सबसे ज़्यादा जो स्टेट प्रभावित हुआ है वो महाराष्ट्र ही है। अकेले मुंबई में 25,000 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं कोरोना संक्रमण के हैं। ऐसे में उन लोगों को होप देने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए कोई गीत जो आप गाना चाहें, जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त लड़ रहे हैं, या आपकी तरफ से उनके लिए कोई भी मैसेज? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह चाहे, ईश्वर चाहे, तो कोई भी बीमारी रह ही नहीं सकती दुनिया पे। ये जो वबा और ये जो ना बीमारी आई है, वो कहीं न कहीं उसकी तरफ से भेजी हुई है। चाहे कोई भी आप बहाना ढूँढ लें, लेकिन है ना, हम इतने लोग, हम सब मिलकर ना इस उपचार ढूँढ ही रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा अभी तक। मिल भी गया है तो अभी उसका इम्प्लीमेंट होने के लिए भी महीनों चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक कुन फाया कुन जो गाना है, कुन का मतलब होता है हो जा, फाया कुन का मतलब होता है हो गया। तो जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई तो कहा, उनके कहने की देर थी कि ना कुन हो जा, फाया कुन हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह बस कोरोना वायरस को भी इसी तरह अल्लाह ताला की यहाँ से एक वो आए कि ना कुन खत्म हो जा, फाया कुन हो गया। तो उस गाने के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और वो गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत। हेलो, जरूर सुनाइए। हेलो। जी जी जावेद जी, जरूर सुनाइए। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये जी। और इसके पीछे जो आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसने तो इसकी वैल्यू, इसका मूल्य और बढ़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच। या औलिया या निज़ामुद्दीन सरकार, कदम बढ़ा ले, अदों को मिटा ले, आजा खालीपन में फिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। रंगरेजा 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 ओ रंगरेजा, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था,
वही था वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुल नबियुल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूब, बहुत खूब। और जावेद जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से, जिस अंदाज में आपने ये गीत अभी यहाँ पर सुनाया, और इस वक्त में ये बहुत मौजू है कि जब पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संक्रमण से लड़ रही है, जूझ रही है, फ्रंट लाइन पर लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी जो इस वक्त इस पूरी जंग में सबसे आगे खड़े हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। तो ऐसे में उम्मीद यही कि जो इस गीत का जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया कि ये वायरस अब ख़त्म हो और ख़त्म हो ही जाए, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी नोट पर मैं इस बातचीत को यहाँ विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये उम्मीद और ये पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू सो मच जावेद जी। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी।